Hello everyone, hope you're keeping fine. Well, today's lecture is to discuss about something that has been in news and there are high chances of a question or two appearing in your upcoming competitive exams. So the topic would be classical languages in India, but before I take you to classical languages in India, I would like to discuss a few things about languages in general. Well, in India, one term that you must have often heard of is scheduled languages. तो एक तो आप ये याद रखें कि इंडिया में हमारे जो स्केड्यूल्स हैं उसमें 8th स्केड्यूल में 22 लैंग्वेजेस मेंशन्ड है. एक ये क्राइटेरिया आपको लैंग्वेजेस का इंडिया में देखने को मिलता है. दीज लैंग्वेजेस आर नोन एज स्केड्यूल्ड लैंग्वेजेस एंड दे आर 22 इन नंबर और ये आपको मिलती है इंडिया के 8th स्केड्यूल में. एक बात ये याद रखें. दूसरी जो बात की जाती है नेशनल लैंग्वेजेस की, तो आज आप प्लीज ये याद रखिएगा, इंडिया में कोई भी डेजिग्नेटेड नेशनल लैंग्वेज नहीं है. प्लीज रिमेंबर देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, but they're definitely official languages and the two official languages are English and Hindi. तो ये तो आपसे यहाँ कुछ सवाल बन सकते थे. Scheduled languages के बारे में मैंने आपको बता दिया. They are 22 in number, a quick revision, and you find them in the 8th schedule of the Indian Constitution. There are no national languages, but there are two official languages. One is Hindi and one is English. So this was about languages in India, but what we want to proceed to is classical languages. So let's move ahead. तो अगला सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि क्लासिकल लैंग्वेजेस होती क्या हैं और हम इन्हें अभी क्यों पढ़ रहे हैं. वाई एट ऑल आर वी रीडिंग अबाउट क्लासिकल लैंग्वेजेस. तो देखिए रिसेंटली क्या हुआ, एक अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन हुआ करता है और इसका 93rd एडिशन रिसेंटली हो रहा था. और इस 93rd एडिशन में इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और रेजोल्यूशन में एक डिमांड रखी गई. डिमांड ये थी कि मराठी को एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलना चाहिए. और यहीं से सवाल बना कि अगर आप चाह रहे हैं कि मराठी को क्लासिकल लैंग्वेजेस का दर्जा मिले तो पहले हमें एज अ करंट अफेयर्स रीडर ये जानना ज़रूरी है कि आखिर क्लासिकल लैंग्वेजेस होती क्या हैं. तो देखिए शब्द से ही आप समझ पा रहे होंगे कि क्लासिकल इज एनीथिंग दैट हैज़ अ रिच हिस्ट्री टू इट. इट कैरीज अ रिच हिस्टोरिकल बैकिंग. और इसीलिए आप देखते क्लासिकल डांसेस मतलब जिनकी एक ह्यूज हिस्ट्री है, पास्ट है. तो क्लासिकल लैंग्वेजेस मे बी द लैंग्वेजेस दैट एक्चुअली लेड टू द कमिंग ऑफ फर्दर वेरियस लैंग्वेजेस. और आज हम यही देखेंगे इंडिया में कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, उसके क्या क्राइटेरियाज हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं. सो इट वुड बी वेरी फ्रूटफुल. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कीप अ पेन पेपर रेडी एंड स्टार्ट मेकिंग इंपॉर्टेंट की नोट्स आउट ऑफ टुडेज लेक्चर. नेक्स्ट सवाल ये बनता है कि इंडिया में हिस्ट्री क्या रही है क्लासिकल. तो देखिए द फर्स्ट लैंग्वेज टू गेट द डेजिग्नेशन ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया वाज तमिल. और ये देखिए हुआ था 2004 में. और इसके दूसरे ही साल यानी मैं बात कर रही हूँ 2005 में संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. बाय द वे अगर आपसे कोई पूछे कि ये किस मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो ध्यान रखिएगा दिस इज अंडर द प्रेरोगेटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. कई बार हम पूरा टॉपिक पढ़ लेते हैं बट एक यहीं पर हम मिस्टेक कर देते हैं और ये सवाल बन जाता है. आपसे पूछ सकते हैं दैट इट इज अंडर विच मिनिस्ट्री. तो याद रखिएगा ये डिक्लेयर करने का जो प्रेरोगेटिव है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का है. तो 2004 में तमिल पहली लैंग्वेज बनी जिसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला, अपने आप में एक सवाल है. और संस्कृत को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला 2005 में. आपको मैं बता दूं ये दोनों ही लैंग्वेजेस इंडिया की कई लैंग्वेजेस और इनफैक्ट नॉट जस्ट इंडिया इंडो यूरोपियन जो फैमिली है लैंग्वेजेस की और द्रविडियन फैमिली जो है लैंग्वेजेस की, दोनों ही लैंग्वेज के जो ओरिजिनल सोर्स है वो तमिल और संस्कृत माने जाते हैं. सो देयर इज अ ह्यूज हिस्ट्री दैट द तमिल लैंग्वेज एंड द संस्कृत लैंग्वेज कैरी. और इसी के बाद 2008 में कन्नड़ को, 2008 में ही तेलुगु को, 2013 में मलयालम और 2014 में उड़िया को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला. तो आज की डेट में नेक्स्ट अगर आपसे कोई पूछता है कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं तो उसका नंबर है 6. पर इतना जान लेना काफ़ी नहीं है. आई थिंक वी शुड ऑल्सो नो ये कहाँ कहाँ बोली जाती हैं. ये कई बार आप लोग यहाँ बच्चे इन जनरल कंफ्यूज हो जाते हैं. तो तमिल तो बड़ा आसान है, आप बोल देंगे मैम तमिल मतलब तमिलनाडु. तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एक तो ये बोली जाती है तमिलनाडु में, पर इसके अलावा ये अंडमान एंड निकोबार में भी बोली जाती है और इसके साथ साथ पुडुचेरी में भी. So the major areas where Tamil is spoken is of course Tamil Nadu, but besides that some parts of Andaman and Nicobar Islands and some areas of Puducherry as well. संस्कृत of course आपको पता है साउथ एशिया जो है इंटायर साउथ एशिया में संस्कृत बोली जाती है.
स्पेशली इंडिया और नेपाल में। आपको आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर और नॉट, बट कर्नाटका में एक बहुत फेमस विलेज है जिसका नाम है मत्तूर विलेज। जस्ट फन फैक्ट बता रही हूँ, इस विलेज में डे टू डे कॉन्वर्जेशंस में संस्कृत बोली जाती है, यानी जैसे हम हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं वैसे डे टू डे लैंग्वेजेस में मटूर विलेज के लोग जो हैं संस्कृत में बात करते हैं। आप चाहे तो इसका यूट्यूब वीडियो देख सकते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग आप जानेंगे वे पीपल आर एक्चुअली स्पीकिंग इन संस्कृत इन देयर डे टू डे लैंग्वेज। मूविंग अहेड, कन्नड़ कहाँ बोली जाती है ये आप ध्यान रखिएगा, कन्नड़ इज स्पोकन इन कर्नाटका, ठीक है। देन ऑफ कोर्स तेलुगु को लेकर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, याद रखिएगा तेलुगु बोली जाती है आंध्र प्रदेश में और अब तेलंगाना में भी। सो आपको पता है तेलंगाना वाज बाइफिकेटेड, आंध्र प्रदेश वाज बाइफिकेटेड एंड द टू न्यू स्टेट्स, आई मीन वन न्यू स्टेट दैट इज तेलंगाना वाज क्रिएटेड, एंड इन दोनों ही जगह पर आप देखते हैं कि तेलुगु बोली जाती है। पर इसके अलावा तेलुगु इज ऑल्सो स्पोकन इन सम पार्ट्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड अगेन सम एरियाज ऑफ पुडुचेरी। आप मुझे बार बार पुडुचेरी बोलते हुए सुनेंगे। जब ये पूरा इशू खत्म हो जाएगा, क्लासिकल लैंग्वेज का इशू हम डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको एक की बोनस के रूप में पुडुचेरी की कहानी भी बताऊंगी और वहां से भी कई सवाल आप आंसर कर पाएंगे। देन ऑफ कोर्स मलयालम कहाँ बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है केरला में, और केरला के अलावा मलयालम लक्षद्वीप में भी बोली जाती है एंड ऑल्सो इट इज स्पोकन इन पुडुचेरी। तो मलयालम मैंने आपसे कहा, केरला, लक्षद्वीप एंड पुडुचेरी, कंफ्यूज ना हो। कन्नड़ कर्नाटका, तेलुगु बोलते ही आपको आंध्रा और तेलंगाना याद आना चाहिए, मलयालम से आपको केरला याद आना चाहिए, और ओडिया इजी है बिकॉज ओडिया से आप कनेक्ट कर सकते हैं, ये बोली जाती है उड़ीसा में, ये याद रखेंगे आप। आज की डेट में इंडिया में ये 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं। क्वेश्चन बन सकता है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लासिकल लैंग्वेजेस। ध्यान रखें, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम एंड उड़िया। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये है कि क्या वो क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे किसी भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल सकता है। कुछ तो आपको जो है जस्टिफाई करना पड़ेगा, तभी आप लैंग्वेज को क्लासिकल डिक्लेयर कर पाएंगे। तो देखिए, गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरियाज बताए हैं जिन क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई करने के बाद ही किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले उसके मैंने आपसे कहा था इट वुड हैव अ रिच हिस्ट्री टू इट। तो इनके जो टेक्स्ट हैं, जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, उनका एक टाइम पीरियड दे रखा है 1500 to 2000 years. By the way, Marathi is somewhat 1200 to 1300 years. So कहीं ना कहीं इस ब्रैकेट में वो सेटिस्फाई कर जाएगी, पर जो टाइम पीरियड गवर्नमेंट ने दिया है वो है 1500 to 2000 years की रिच हिस्ट्री आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा जो लिटरेचर है, जो टेक्स्ट है, वो हाईली वैल्यूड होना चाहिए और जनरेशन ऑफ स्पीकर्स से वो ट्रांसफर होना चाहिए। ऑल्सो आपका लिटरेरी ट्रेडिशन ओरिजिनल होना चाहिए। ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ बोरोड होगा आपकी लैंग्वेज में, बट जो लिटरेरी ट्रेडिशन है उसकी खुद की महत्ता होनी चाहिए, उसमें ओरिजिनलिटी होना बहुत ज़रूरी है। सो एक फैक्ट और आप यहाँ देख लें, दैट इट शुड हैव द कॉम्पोनेंट ऑफ ओरिजिनलिटी। एंड बिसाइड्स दैट आपको ऐसी लैंग्वेज का मॉडर्न लिटरेचर भी होना चाहिए अवेलेबल। लिटरेचर से यहाँ मतलब है प्रोज, पोएट्री, उसमें लिखे हुए टेक्स्ट, और क्लासिकल, ये दोनों ही आपको मिलने चाहिए और दोनों में फर्क भी नजर आना चाहिए। दे शुड बी डिस्टिंक्ट। अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई होते हैं तो ये बेस क्राइटेरियाज हैं जिसके बेसिस पे डिसीजन लिया जा सकता है कि एक लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ठीक है, ये तो क्राइटेरियाज हो गए, पर आखिर कोई भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज से मिलने से फायदा क्या है? क्यों कोई डिमांड करेगी कम्युनिटी कि उनकी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बनाया जाए? तो अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ लैंग्वेज बीइंग डिक्लेयर्ड अ क्लासिकल लैंग्वेज। सो हियर आर सम बेनिफिट्स, लेट्स डिस्कस, एंड दीज आर ह्यूज वंस। देखिए, 3 प्राइमरी बेनिफिट्स आप देख सकते हैं। पहला, जिस भी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है उसमें 2 मेजर इंटरनेशनल अवार्ड दिए जाते हैं ऐसे स्कॉलर्स को जो उस लैंग्वेज के लिए सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये एनुअली होता है। अब आप देखिए इससे होगा क्या, जो भी लैंग्वेज के लिए 2 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, ऑफ कोर्स मोर पीपल वुड बी इंक्लाइंड टू रीड, रिसर्च एंड कंट्रीब्यूट मोर टू दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। तो अपने आप उसकी इंपॉर्टेंस हाई हो जाती है प्रमोशन में। दूसरा, ऐसी लैंग्वेजेस के लिए एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाता है। अब आप कहेंगे मैम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब क्या? एक ऐसा इंस्टीट्यूट जहां सोलली उस लैंग्वेज की पढ़ाई होती है,
तमिल के कई सारे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस आपको देखने को मिलेंगे। अब आप सोचिए, जब डेडिकेटेड सेंटर होगा तो वहाँ रिसर्च भी होगी, वहाँ स्टडी भी होगी, एंड दैट वुड डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू द प्रेस्टीज ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज। एंड फाइनली जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको यूजीसी ने कहा है कि जो भी क्लासिकल लैंग्वेज है उसके लिए आप एक प्रोफेशनल चेयर ज़रूर रखें। प्रोफेशनल चेयर का मतलब है एक डिपार्टमेंट विच वुड केटर टू दैट क्लासिकल लैंग्वेज। तो अब आप देखिए, डिपार्टमेंट होगा तो देयर वुड बी टीचर्स हु वुड बी टीचिंग इट, स्टूडेंट्स वुड बी लर्निंग इट, स्कॉलर्स वुड बी रिसर्चिंग इट। दिस एक्चुअली सेटिस्फाई द पर्पस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बीइंग प्रमोटेड। और आपकी लैंग्वेज अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाती है जब ये तीन चीज़ें आपको एज बेनिफिट मिलती हैं। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ अ लैंग्वेज बीइंग डिक्लेयर्ड एज अ क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। मोर और लेस दिस वाज अबाउट क्लासिकल लैंग्वेज। बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक ये हो सकता है। अगर मैं आपको एक क्विक रिविजन दूं तो आप याद रखेंगे, ऑल दिस स्टार्टेड इन 2004 व्हेन तमिल वाज डिक्लेयर्ड एज द क्लासिकल लैंग्वेज इन इंडिया। फिर क्या हुआ, दूसरे ही साल संस्कृत को ये दर्जा मिला और आपने फाइनली देखा दैट 6 लैंग्वेजेस as of today have the status of classical languages। क्या हैं वो? तमिल, संस्कृत, मलयालम, तेलुगु, उड़िया एंड कन्नड़। अगर आप इनके स्टेट्स भी याद रखें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। दैट वुड रियली मेक इट कंप्लीट फॉर यू। और आपसे सवाल पूछेंगे तो आप उसका जवाब दे पाएंगे। अब मैंने आपसे कहा था लेक्चर के एंड में मैं आपको पुडुचेरी के बारे में बताऊंगी और ये बोनस रहेगा। मैंने आपसे 3 बार पुडुचेरी डिस्कस किया और मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस के कॉन्टेक्स्ट में पुडुचेरी को डिस्कस किया। तो अगर मैं इंडिया का मैप निकालूं और पुडुचेरी लोकेट करने की कोशिश करूं तो मुझे पुडुचेरी कुछ ऐसे मिलेगा। शायद कंफ्यूजन थोड़ा हो सकता है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं ये 4 जगह क्यों पुडुचेरी को मेंशन किया गया है। तो देखिए, अगर मैं पुडुचेरी की हिस्ट्री पे जाऊं तो दिस हैज़ बीन अ फ्रेंच कॉलोनी। आई होप आपको पता होगा कि इंडिया वाज अंडर फ्रेंच फॉर क्वाइट सम टाइम। अगर मैं ऑर्डर देखूं तो इंडिया में सबसे पहले पोर्चुगीज आए, फिर डच, फिर इंग्लिश और फिर फ्रेंच। तो फ्रेंच भी इंडिया में आते हैं। अब ऑफ कोर्स वो ब्रिटिश की तरह कॉन्टिनेंटल सुप्रीमेसी और इंडिया पर अपनी सुप्रीमेसी नहीं बना पाते, लेकिन कुछ एरियाज में इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है और यही एरियाज कहलाते हैं फ्रेंच कॉलोनी। तो इंडिया को तो 1947 में इंडिपेंडेंस मिल जाती है, लेकिन अभी भी कुछ टेरिटरीज ऐसी थी जो फ्रेंच कंट्रोल में थी। और इवन व्हेन दे वर फ्रीड आउट ऑफ द फ्रेंच कंट्रोल, ये कॉलोनीज अपने आप में एक डिस्टिंक्ट कल्चर और पॉपुलेशन कैरी करते थे। तो जब स्टेट्स का फॉर्मेशन, स्टेट्स का जो है असिमुलेशन हो रहा था, तब 3-4 ऑप्शंस थे। अब हुआ क्या, छोटे छोटे पॉकेट्स में ये फ्रेंच कॉलोनी थी। कुछ माहे में, यानी यू कैन सी केरला, कुछ तमिलनाडु में कुछ पॉकेट्स में और कुछ आंध्रा के कुछ पॉकेट्स में। बाय द वे याद रखिएगा, तेलंगाना लैंडलॉक है। तेलंगाना का जो है कोई वाटर बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो आंध्रा इज ऑन दिस साइड बिकॉज ऑफ कोर्स दिस इज अ ओल्ड मैप, तो यहाँ आप नहीं देख पा रहे होंगे, बट तेलंगाना इज अंडर द लैंड साइड एंड ऑफ कोर्स आंध्रा इज टूवर्ड्स द वाटर साइड। अच्छा, मैं कहना क्या चाह रहे थे, आई वॉज ट्राइंग टू टेल यू देयर वर डिफरेंट पॉकेट्स इन विच द फ्रेंच कॉलोनीज वर लोकेटेड। तो अब हुआ क्या, जब रीऑर्गेनाइजेशन और सिमुलेशन की बात हुई तो 3-4 ऑप्शंस थे। एक तो ये कि इन कॉलोनीज को स्टेट में मिला दिया जाए, यानी माहे केरला का पार्ट हो जाए, पुडुचेरी कराईकल तमिलनाडु का और यनम आंध्रा का। ये एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि आप समझिएगा इस छोटे सी टेरिटरी का, इस छोटी सी कॉलोनी का अपना डिस्टिंक्ट कल्चर था, और अगर एक बड़े स्टेट में इन्हें मिला दिया जाता तो people would not take it very well and that may not have turned out well for the people of this particular place। सेकेंड ऑप्शन ये सामने आया कि ऐसा करते हैं कि इन्हें सेपरेट सेपरेट यूटीज डिक्लेयर कर देते हैं। माहे अपने आप में, पुडुचेरी, कराईकल और यनम अभी इतने छोटे थे कि आप इन्हें अपने एग्जिस्टेंस में एक यूटी बनाकर क्या करते। तो ये डिसाइड किया गया दैट दीज 4 प्लेसेस टुगेदर, क्योंकि देखिए सिमिलर प्लेसेस हैं, सेम तरीके के जो है बैकग्राउंड से हैं, माहे, पुडुचेरी, कराईकल और यनम, इन चारों को मिलाकर कहा गया द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी। तो जब मैं आपसे या कोई भी आप पढ़ते हैं पुडुचेरी, तो पुडुचेरी का एक पार्ट देखिए कितना इंटरेस्टिंग है ये और कैसे गवर्न होता है। माहे में है, जो कि केरला में है फिजिकली लोकेटेड। कराईकल और पुडुचेरी तमिलनाडु में है, इसीलिए आपने देखा था यहाँ कुछ पार्ट्स में मैंने आपसे कहा था तमिल बोली जाती है, कुछ पार्ट में मलयालम और कुछ पार्ट में तेलुगु, तो वहां पर उनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। यनम आंध्रा में है, पर ये चारों ही मिला के बनाते हैं द यूटी ऑफ पुडुचेरी।
प्लीज रिमेंबर माहे, यनम, पुडुचेरी एंड कराईकल। और जब आप पुडुचेरी की कैपिटल पूछेंगे मुझसे तो ये वाली एरिया इज द कैपिटल। तो इस यूटी पुडुचेरी की कैपिटल ये वाली पुडुचेरी है, याद रखिएगा। व्हेनेवर आई से पुडुचेरी आई मीन यनम, पुडुचेरी, कराईकल एंड माहे। So everybody, this was for today's class. The idea was to give you maximum possible stuff so that one or two questions just hits in your exam, and I guess that's what is more important. Of course, the understanding also is important. So I guess ये two objectives class के पूरे हुए होंगे. I would suggest you to revise it once, and you would be good to go. All the very best.